Hello and welcome, my dear friends, students, and respected teachers. Happy 77th Republic Day, all of you. As you know that we have completed 76 years of our constitutions came into force. India today has becoming more and more powerful and becoming more and more beautiful, and we have completed our constitution 76 years since 1950. तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और यह हम नरेशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देखा ही होगा और उसमें जो होमवर्क दिए गया था उसको आपने कंप्लीट किया भी होगा। पार्ट 1 का होमवर्क पार्ट 2 में मिला दिया गया है। पार्ट 2 का होमवर्क ये आज जो पार्ट 3 है इसमें हम आपको मिलाएंगे। तो इसके लिए आप जो बनाए हैं वह मिला लें और जो लोग नहीं बनाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन है उसको आप बना लेंगे। ये बात वही है कि नरेशन का पार्ट 3 है, फाइनल पार्ट है और ये चैलेंज डे का 16 आउट ऑफ 30 डेज है। हमारा चैलेंज डे अब तक 20 के करीब पहुंच जाता। कहीं ना कहीं सरस्वती पूजा को लेकर के हम लोग इंगेज थे, इसी के चलते हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए और इसी को चलते थोड़ा लेट हो रहा है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो क्लास 12th लर्न विद ग्लोरियस 2.0 ये जो जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हुए हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है और ये शुभकामनाओं के साथ हैप्पी 77th रिपब्लिक डे। इंडिया हैज कंप्लीटेड 76 ईयर इच कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स बाय आर्केस्ट। तो नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं और आप लोग होमवर्क बनाने के लिए तैयार रहें। ये था होमवर्क। जो लोग बनाए हैं वो होमवर्क मिला लें और जो लोग नहीं बनाए हैं वह भी वीडियो को पॉज करके मिलाने का प्रयास करें या फिर पहले बना लें उसके बाद मिलाएं। ठीक है, तो हम मिला देते हैं। चलिए, वीडियो को पॉज किए होंगे और आप लोगों ने बनाने का भी प्रयास किया होगा। चलिए हट जाते हैं, वीडियो को पॉज करें, पहले रोकें और बनाएं और अगर बना लिए हैं तो मिलाएं। रीमा सेड टू रोमा, लाइट बहुत ज़्यादा है जी इसलिए रीमा सेड टू के जगह पर क्या लिखेंगे जी? आस्क्ड। आस्क्ड कब लिखते हैं? जब सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। रोमा है तो रोमा ही लिखें और उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखना है। सबसे पहले जो भी पर्सन मिलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन मिलता है उस पर हमें ध्यान देना था। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रोमा है और रोमा किसी लड़की का नाम होता है। इसी चीज़ को हम मानते हुए हम आगे कह रहे हैं कि इसके लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं तो इफ़ का इस्तेमाल कर दिए। ये रीमा आस्क्ड रोमा इफ सी। अब उसके बाद हैव से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का बात है, तो इसको हम बताए थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको फास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। हैव का हाइड हो जाएगा, बाकी टेकन है तो टेकन ही रहेगा और योर फिर से सेकंड पर्सन का ही पॉजेसिव केस है तो उधर सी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हर। और ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट। जिस केस में रहेगा उसी केस में चीज़ों को लिखना है। रिमझिम है तो रिमझिम ही लिखेंगे, रिमझिम को रिमझिम ही लिखें, रिमझिम। और सेड टू के जगह पर हम लिख रहे हैं क्या जी? टोल्ड। रिमझिम टोल्ड छोटी है तो लिखेंगे छोटी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिखेंगे इफ़ या वेदर। उसके बाद सी है तो सी तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करते, सी। और सी के साथ इज लगा हुआ है तो इधर लगाएंगे सी वाज गोइंग। और हेयर रहता तो देयर करते लेकिन ऑलरेडी देयर है तो देयर ही रहने देंगे और टुडे को किस में चेंज करेंगे जी? दैट डे में, दैट डे। सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप पर इंड होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है रोहन सेड टू मोहन। यहाँ पर मोहन लिखा हुआ था MOHAN, मोहन। और उसके बाद यहाँ पर हैव यू फिनिश्ड योर लंच, इस प्रकार का सेंटेंस था जी। तो रोहन को क्या हम मोहन कर दें? नहीं, तो रोहन को रोहन ही रहने देंगे और सेड टू के जगह पर हम आस्क्ड इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर टोल्ड कर दिए हैं क्या? टोल्ड नहीं, आस्क्ड ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस हमारा जब इंट्रोगेटिव रहता है तो हम टोल्ड नहीं आस्क्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टोल्ड नहीं क्या हो जाएगा जी? आस्क्ड ही होगा। क्या होगा? आस्क्ड। आस्क्ड छोटी।
फिर लिख रहे हैं रोहन आस्क्ड मोहन, रोहन आस्क्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम लिखेंगे क्या जी, इफ़ या वेदर या दैट। तो इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है तब। तो यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़, क्या लिख दिए, इफ़, और यू के पास जाएंगे सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही का, और हैव है तो यहाँ पर लिखेंगे हैड, और फिनिश्ड है तो लिखेंगे फिनिश्ड, योर लंच है तो योर सेकंड पर्सन है, फिर मोहन के पास आएंगे, मोहन के लिए पॉजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे हिज का, और लंच है तो लंच ही लिखेंगे। लंच को डिनर नहीं करना है, लंच को लंच ही रहने देना है, लंच को ब्रेकफास्ट नहीं करना है, लंच को लंच ही रहने देना है। माई फादर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ओके, तो माई फादर है तो माई फादर, और उसके बाद सेड टू के जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे आस्क्ड का, आस्क्ड मी है तो मी, माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ या वेदर का, लेकिन सेंटेंस हमारा जब क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू हो तो उसी को हम कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और लिखेंगे भेयर है तो भेयर, और उसके बाद यू सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार, और मी के लिए वहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे आई, वेयर आई, और उसके बाद एम है तो वेयर आई वाज गोइंग है तो गोइंग, और उसके बाद नाउ का क्या करेंगे जी, देन, वेयर आई वाज गोइंग देन, एंड है तो एंड लिखेंगे एंड, व्हाट है तो व्हाट, और उसके बाद आर यू डूइंग तो फिर से यू के पास आएंगे और यहाँ पर आई करेंगे आई, और उसके बाद वाज, आई वाज डूइंग देन, आई वाज डूइंग देन। अर्थात सेंटेंस जब भी हमारा इंट्रोगेटिव हो तो उसको असर्टिव फॉर्मेट में ही लाना है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रखना है। जैसे यहाँ पर वेयर वाला, यहाँ पर दो सेंटेंस था जी, वेयर आर यू गोइंग नाउ, यहाँ तक भी सेंटेंस रह सकता है, एंड से जोड़ करके दूसरा सेंटेंस भी जोड़ दिया है कि वेयर आर यू गोइंग नाउ एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो वेयर को वेयर ही लिखें, और उसके बाद यहाँ पर आर यू गोइंग नाउ को कर दिए आई वाज गोइंग देन, एंड वहाँ पर भी कर दिए आई वाज डूइंग देन। नेक्स्ट सेंटेंस भी है माई फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ था तो माई फ्रेंड है तो लिखें माई फ्रेंड सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो सेड टू के जगह पर लिखेंगे आस्क्ड, क्या लिखेंगे जी, आस्क्ड, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम इफ या वेदर का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो लिखेंगे व्हाट। माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट, और उसके बाद यू सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार तो आई, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट, और उसके बाद डिड से पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट का इंडिफिनिट है तो यहाँ पर व्हाट आई हैड, पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे बात को, व्हाट आई हैड, अड्डू का क्या हो जाएगा डन, एस्टाडो को लिखेंगे द प्रीवियस डे में, किसमें चेंज करेंगे जी, द प्रीवियस डे या द लास्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, ठीक है। ये CW के रूप में आपको दिया गया है, अभी जस्ट वीडियो को रोकें और बनाएं कि ही सेड टू मी आर यू इल, दे सेड वेयर यू प्रेजेंट देयर, वेयर यू प्रेजेंट देयर, वेयर यू प्रेजेंट सॉरी वेयर पढ़ रहे हैं, वेयर यू प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट सी सेड टू मी डू यू लव मी, ये 3 सेंटेंसेस आपको CW अभी तुरंत बनाना है, वीडियो को लास्ट में इसको हम मिलाएंगे तो अभी रोक के वीडियो को पॉज करके तीनों सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लें या फिर बनाने का प्रयास करें, और उसके बाद इसको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक हम आज आगे की बात को समझाते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हम लेते हैं और आगे की बात को समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज है हमारे पास यह सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इसमें हम आपको समझाना यह चाह रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू कि जहां तक अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि सेंटेंस हमारा जब इंट्रोगेटिव रहता है तो सेड टू का हम कन्वर्ट किस में करते हैं जी, सेड टू को कन्वर्ट करते हैं आस्क्ड में। किस में कन्वर्ट करते थे, आस्क्ड में। बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं, बिल्कुल करें। हम कह रहे हैं कि इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो और करके आती है कि आस्क्ड है, इसके जगह पर आप इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका जी, इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें बात यह था कि आस्क्ड में चेंज कर दिए, और इसमें बात यह है कि इंक्वायर्ड के बाद अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है जी, ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करिएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल इंक्वायर्ड का प्रयोग करिएगा। सिंपल सी बात।
कह रहे हैं कि आस्क्ड की जगह पर इंक्वायर का इंक्वायरी नंबर दिया जाता है, इंक्वायरी नंबर, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क टू मी। तो किसी प्रकार का क्वेरी है किसी प्रकार का, तो आप इंक्वायर नंबर वहां पर दिया जा रहा है कि चलिए इस चीज से आप पूछताछ कर सकते हैं, बस वही बात है। सारे नेम्स का प्रयोग करते हुए चीजों को समझाया गया है। तो सेंटेंसेज आपके सामने जो लिखा गया है इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। ही सेड टू मी आर यू बिजी, तो एक पहला तरीका तो आपके पास ये हो सकता है कि ही को ही लिखें और उसके बाद सेड टू की जगह पर क्या लिखिएगा जी, आस्क्ड लिखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, आस्क्ड। और मी है तो मी, ही आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से तो इसके पर इफ का प्रयोग करेंगे या बेदर का इस्तेमाल करेंगे, इफ या बेदर। बेदर में WHETHER वाला बेदर दीजिएगा, कई बार स्टूडेंट ई वाला बेदर भी देते हैं, या फिर स्टूडेंट क्या बोले हम ऑप्शन में देखते हैं WATHER बेदर। स्टूडेंट को बेदर ध्यान में रहता है और वह स्पेलिंग पर नहीं जाते हैं और गलत मार करके चलाते हैं, उसके बाद पछताते हैं कि ऑप्शन तो ये तो मिस्टेक हो गया। गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। ही आस्क्ड मी इफ या बेदर, तो WH वर्ड से ही याद रखें कि WH से शुरू रहेगा, यहाँ पर WEH से शुरू है, तो इफ का या बेदर का दोनों में से किसी का इस्तेमाल करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ या बेदर आर यू बिजी, आर यू बिजी तो पहले यू के पास जाएंगे और यू सेकंड पर्सन मी तो लिखेंगे आई, यू के साथ आर प्रेजेंट में है तो इधर पास्ट में लिखेंगे आई वाज बिजी। ठीक है, फुल स्टॉप सेंड। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज बिजी, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज बिजी। दूसरा तरीका कह रहे हैं कि इंक्वायर से भी बना सकते हैं इसको, इंक्वायर से, जैसे ही इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेगा, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम। बेदर है तो बेदर, या इफ है तो इफ, बेदर आई वाज बिजी, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर आई वाज बिजी। नेक्स्ट है ही सेड इज द ट्रेन लेट, तो ही का ही लिखेंगे और सेड के जगह पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करें। ही आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर किसका जी, इफ, और उसके बाद द ट्रेन लेट, तो द ट्रेन है तो थर्ड पर्सन वाला चीज़ है, बोले कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अलावा जो भी चीज़ आता है चाहे वह कोई नॉन हो चाहे कोई प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन में ही जाएगा। तो द ट्रेन है तो ट्रेन ही लिखें, द ट्रेन, और इज लेट है तो इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो लिखेंगे वाज लेट, क्या लिखेंगे जी, वाज लेट। ही आस्क्ड इफ द ट्रेन वाज लेट, ही आस्क्ड इफ द ट्रेन वाज लेट। देखिए, और वहां पर भी इसको आप इंक्वायर से बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे ही इंक्वायर्ड, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम। इफ द ट्रेन वाज लेट, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है, तो बात समझने वाली बात यह है कि सब कुछ सेम ही है, केवल यह समझना आपको यह चाह रहे हैं कि यहाँ पर आस्क्ड की जगह पर इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या कई बार ऑप्शन में इंक्वायर भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस चीज को लेकर के हेजिटेट नहीं होइएगा या पैनिक नहीं होइएगा कि केवल टीचर आस्क्ड ही बताए थे, इंक्वायर तो बताए ही नहीं थे, ऑप्शन में इंक्वायर भी था। तो ही आस्क्ड मी तो बता देते हैं हम दोनों चीज, तो ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हुए विल यू हेल्प मी, तो बिल यू हेल्प मी तो यू सेकंड पर्सन है और यू के जगह पर आई तो आई। अब देखिए यू के साथ बिल लगता है, इसको पास्ट फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो आई के साथ बिल का क्या हो जाएगा, वुड ही हो जाएगा। आप इसी चीज को मान करके चले, ये नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं कि यू के साथ बिल लगता है लेकिन आई के साथ सेल लगता है तो शुड इसको कर दें, सेल को शुड कर दें। आप जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में रख लें। यू के साथ बिल है तो बिल को पास्ट फॉर्मेट में लेके जाइएगा तो होगा वुड, आई वुड, हेल्प है तो हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन है तो ही, और ही के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप से सेंटेंस हमारा एंड होता है। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प मी। तो ये सेंटेंसेस था, 3 सेंटेंसेस जिसको आपने प्रैक्टिस किया। अब आगे की बात हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि इफ द आंसर टू अ क्वेश्चन इज गिवन एज यस और नो, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर या तो यस में दिया गया हो जी या तो नो में दिया गया। इफ द आंसर टू अ क्वेश्चन इज गिवन एज यस और नो, किसी प्रश्न का उत्तर अगर यस और नो में दिया गया हो तो आप इस बात को समझें कि अगर नो है तो आप इनडायरेक्ट में जाएगा तो आपको उसको कन्वर्ट कर देना है रिप्लाई इन द नेगेटिव, एंड अगर यस का जवाब है तो रिप्लाई इन द पॉजिटिव, रिप्लाई इन द पॉजिटिव और रिप्लाई इन द नेगेटिव। बस छोटा सा बात आपको याद रखना है कि अगर यस आ रहा है किसी प्रश्न का उत्तर तो उसको बोलना है रिप्लाई इन द पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी रिप्लाई दे रहा है, यस कब कहिएगा जब उसको लेकर पॉजिटिव रहिएगा, नो कब कहिएगा जब उसको लेकर के नेगेटिव रहिएगा, किसी भी व्यक्ति को लेकर के। तो रिप्लाई इन द नेगेटिव, रिप्लाई इन द पॉजिटिव। ओके, तो यही बात है। और आगे की बात को हम समझाने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और नेक्स्ट पेज पर क्या है जी, सॉरी ये कहाँ से आ गया था जी,
डिलीट। चलिए चलिए नेक्स्ट है ही सेड टू मी कैन यू स्विम, नो आई सेड। देखिए वहां पर पूछा जा रहा प्रश्न है कि कैन यू स्विम, तो वहां पर रिप्लाई किस में दिया जा रहा है कि नो आई सेड। मैंने क्या कह दिया, नहीं, मुझको नहीं आता है तैरने के लिए जी। ठीक है, तैरने की जब बात है, स्विमिंग की जब बात करने के लिए आता है, तो मूर्ति विसर्जन को पूरा मन से स्विमिंग किए थे जी बड़गाम में। फिर यहाँ पर दो जगह एक ही बार विसर्जन हुआ, दोनों जगह इंक्लूड हुए थे और बहुत ही मजा आया था जी। ठीक है, ही सेड टू मी कैन यू स्विम, नो आई सेड। तो ही है तो ही लिखेंगे और उसके बाद क्या है जी, सेड टू मी। ओह, लाइट जो है ना बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा दूर होकर के देखना पड़ता है। ठीक है ना जी, ही सेड टू मी। तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे जी, हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ठीक है, तो इफ और उसके बाद सॉरी कैन यू स्विम, तो यू के पास जाएंगे, यू सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन के रूप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का मी। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो इफ और यू, तो यू जो है सेकंड पर्सन, मी, तो मी के लिए लिखेंगे यहाँ पर आई का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे जी, आई का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्टिव केस में लेके आना है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लेके जाना है, तो आई। और कैन का क्या हो जाएगा, कुड, आई कुड स्विम है तो स्विम। इस बात से आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, यूज टू हो, नीड टू हो, डेयर हो, आउट टू हो, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आई कुड स्विम और उसके बाद सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप पर जाएगा कि ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम, तो बोल रहा है कि नो आई सेड। तो यहाँ पर बात आपको लिखना पड़ेगा आई रिप्लाइड। आई सेड का क्या होगा, आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड। अब बताइए नो है तो क्या किस में चेंज करेंगे, आई रिप्लाइड इन द, आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर यस रहा था क्या बोलते हैं, आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस को आप अपने से बनाने का प्रयास करिए, बिल्कुल सब कुछ सेम ही है, बाकी आगे एक्स्ट्रा जो जोड़ा गया है इसमें तो किसी सेड टू को किस में चेंज करेंगे जी, आज में इधर तो कुछ परिवर्तन ही नहीं करना है, जैसे एज यूजुअल जैसे करते आ रहे थे उसी प्रकार करना है। यू है तो आई हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इफ का इस्तेमाल करेंगे। किसका जी, इफ का इस्तेमाल करें। ही आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के रूप में मी है तो मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल आई का करते हैं। तो आई, डिड है तो पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे बात को, तो लिखेंगे आई हैड और सी का भी क्या होगा जी, आई हैड सीन। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन। और हर, अब हर तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन में किसी प्रकार को चेंज नहीं करेंगे। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर और उसके बाद यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, तो यहाँ पर लिखें आई सेड यस। अब यस में बोल रहे हैं तो लिखना पड़ेगा कि आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड इन द, आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। आप पॉजिटिव जवाब दिए, आई रिप्लाइड, आप किस प्रकार रिप्लाई दिए, पॉजिटिव दिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी डू यू टेक कॉफी, आई सेड यस आई डू। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि कॉफी लीजिएगा, तब बोलेंगे हाँ भाई। तो सी है तो सी ही लिखें, सेड टू है तो आस्क्ड लिखें क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए सॉरी। तो ही आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर है मी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्मेट होगा आई। सी आस्क्ड मी इफ आई, सी आस्क्ड मी इफ आई और टेक है, डू टेक है, इससे आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमको इसमें चेंज करते हैं जी, पास्ट के इंडेफिनिट में लेके जाते हैं। तो टेक का V2 क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। आई टुक कॉफी है तो कॉफी ही लिखें, कॉफी। तो सी आस्क्ड मी इफ आई टुक कॉफी, आई सेड को क्या लिखेंगे,
I replied in the positive. I replied in the positive. ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर नो दिखाई देना है तो आपको बोलना है आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, और अगर आपको जवाब यस में देना है तो आई रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। बस छोटी सी बात, इस चीज़ को आप याद रखिए। आप इस चीज़ को आप ध्यान में, छोटे छोटे पॉइंट आप अगर ध्यान में रखते हैं, आप अपने माइंड में रखते हैं कि यस दिखाई दे रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, नो दिखाई दे रिप्लाइड इन द नेगेटिव, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखते हैं तो यह ऑप्शंस को इलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में ऑप्शन इलिमिनेट करना आपके पास अगर आता है, इसका मतलब है आप ऑब्जेक्टिव के टेस्ट में विनर होने वाले हैं। आपसे आगे कोई नहीं जा सकता। आगे कहने का मतलब फास्ट भी आप बना पाएंगे और चीज़ें सही भी होगा, गलत होने की कोई चांसेस नहीं बनेगा। और जो व्यक्ति ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, वह एक एक ऑप्शन को बिल्कुल डील करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि चलो ये वाला नहीं होगा, उसके बाद ये वाला, तो उस व्यक्ति को टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और कहीं ना कहीं वे लैग कर जाते हैं परीक्षा में। तो आपको परीक्षा में लाइक नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस विद हाईली कॉन्फिडेंस आपको बेस्ट करना है। तो नेक्स्ट पेज को समझाने के लिए हम आपके पास लेते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारे पास पेज नंबर 6, इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग जो है अब तक पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस का या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, दोनों का हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार जो है, दोनों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंजेस करते हैं। तो आज हम जो है 3 सेंटेंसेज आपके सामने डील करने वाले, इंपरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। दैट्स इट। आप जानते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 5 सेंटेंसेज पर जिनका कमांड है उनके लिए बनाना बेहतर अच्छा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद, इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? ये वॉइस वाला वीडियो में बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है V1 से, या फिर डोंट से, या फिर प्लीज या काइंडली से। यही इंपरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका। इंपरेटिव सेंटेंसेस बताता क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस बताता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइज, प्रोहिबिशंस, इन सारी चीज़ों को बताने का काम करता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस सेंस के अकॉर्डिंग कि क्या बताया जा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सबसे पहला परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। तो पहला परिवर्तन तो हमारा शुरू होता है और वह रिपोर्टिंग वर्ब से ही शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ये दोनों कंसिस्टेंट रहता है जी। उस दिन शुरू वाला वीडियो में ही बताए थे, कंसिस्टेंट कहने का मतलब स्थिर है, तो उसमें किसी प्रकार का चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब से हम चीज़ों को चेंज करना शुरू करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को या तो आप टेल में कर सकते हैं, या आस्क में कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर में कर सकते हैं। अब चूंकि बात इंपरेटिव सेंटेंस का है, तो टेल या आस्क से ज़्यादा बेहतर है, या आप तो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, या उस सेंस के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस से ऑर्डर का मतलब कि चीज़ों को फील हो रहा है कि ऑर्डर वाली बात है, तो ऑर्डर लिख दें। कमांड की बात है तो कमांड लिखें। वार्न, किसी को चेतावनी देने के लिए सेंटेंस बोला गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है, या एडवाइज है। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, इसलिए ब्रैकेट में इस चीज़ को लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग आपको जो लगता है उसी के अकॉर्डिंग करना है। ऑप्शन में कोई भी एक ही चीज़ देगा जिसको अकॉर्डिंग आप मानना है। ऑर्डर है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट। जैसे रिक्वेस्ट वाला तो आप बात समझते हैं कि प्लीज या काइंडली से सेंटेंस हमारा स्टार्ट रहेगा, और वार्निंग वाला सेंटेंस डोंट से शुरू रहेगा, या फिर ऑर्डर वाला है जो है, एडवाइज वाला है जो अगर आप किसी को, ये टोन डिपेंड करता है। इंपरेटिव सेंटेंस मूड पर डिपेंड करता है कि आपका टोन किस प्रकार है। जैसे एक ही चीज़ को हम अगर स्लो टोन के साथ कहेंगे तो वह मेरे लिए एडवाइस भी हो सकता है, लेकिन उसी को हाई टोन के साथ अगर कह दें तो हो सकता है किसी के लिए ऑर्डर भी हो सकता है, किसी के अगेंस्ट में हम चीज़ों को बोल सकते हैं तो वह हमारे लिए वार्निंग भी हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। सेकंड थिंग यह है, उसको चेंज करने के बाद सेकंड थिंग यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट के बिना नहीं। जैसे उस समय है कि ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं ऑब्जेक्ट है तो तभी कम चल रहा था इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस में। लेकिन इसमें इंपरेटिव समझे ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मी को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। किसको बना लीजिए? मी को, सबसे बेहतर होता है। रिमूव, अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिखाई देता है तो इसको रिमूव कर देना, दैट मीन्स हटा देना है। इनडायरेक्ट में रिमूव, प्लीज या काइंडली फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर आप टू का इस्तेमाल करिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में केवल टू का इस्तेमाल करें, और बाकी अगर सेंटेंस डोंट वाला बात है तो नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। नॉट उसके बाद टू। कई बार परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न फंसा देता है कि टू को पहले लिख देगा और नोट को बाद में लिखेगा। तो नॉट के बाद, टू के बाद नोट नहीं, बल्कि नॉट के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके,
टी को साथ में रखना। ध्यान रखने के लिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि टी को साथ में रखना, नॉट उसके बाद टू। ऐसे अगर टू और नॉट बाद में लिखते हैं तो टू टी को आप ज़्यादा डिस्टेंस में कर देते हैं, टी इधर आ जाता है, टी ज़्यादा, ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रखना है, टी को दोनों को पास में रखना है, तब जाकर आप बेहतर हो पाएगा। तो यही 3 पॉइंट था। रिपोर्टिंग, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, ऑर्डर या एडवाइस, इस प्रकार की चीज़ें ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। तीसरा प्लीज या काइंडली को हटा देना। चौथा पॉइंट यह था कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू का इस्तेमाल करना है। तो आगे वाला पेज लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। पेज नंबर 7। तो ये है हमारे पास, ये इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, पहले आप पढ़ें और उसके बाद पता लगाएं कि ये सेंटेंस इंपरेटिव आपको दिखाई दे रहा है। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि सेंटेंस इंपरेटिव है? क्या इस सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं? अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप बिल्कुल मेन बेल कंडीशन में हैं। तो यह है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इस बात को तो जनरल सी बात है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, इस प्रकार की चीज़ें हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी? ही, और सेड को किस में बदल देंगे? ऑर्डर है तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। और इसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, इसने ऑर्डर दिया किसको? तो कोई नहीं समझ में आ रहा है तो ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इंपरेटिव में टू का इस्तेमाल करेंगे, टू का, टू। और उसके बाद बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख देना। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, हो गया। ये है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। इसमें ही सेड टू सीता लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए आप अपना पेन दे दीजिए, सीता ने कहा, या फिर सीता से कहा उसने, ठीक है। तो ही सेड टू की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अब यह सामने वाले को क्या कह सकते हैं? सामने वाले को क्या ऑर्डर दीजिएगा? सामने वाले से रिक्वेस्ट अगर करना होता तो आप प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल कर चुके होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार प्लीज या काइंडली के बिना भी आप अपने दोस्त वगैरह से जनरली बोलते हैं तो वो रिक्वेस्ट ही हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर रिक्वेस्ट आप नहीं मारें कि प्लीज या काइंडली बॉडी दिखाई दे तभी रिक्वेस्ट करना है तो आप इस चीज़ को एडवाइज, अब कलम मांगने के लिए आप एडवाइस तो दे नहीं सकते, तो जनरली इस बात को लिखा है कि यहाँ पर आस्क्ड या टोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ही टोल्ड, क्या लिखें जी? ही टोल्ड सीता, ही टोल्ड सीता है तो सीता, ही टोल्ड सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखेंगे टू। ही टोल्ड सीता टू लेंड है तो लेंड, लेंड। और मी, ये मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम, तो लेंड हिम। और उसके बाद योर जो है सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है तो सीता के लिए पॉजेसिव केस का इस्तेमाल जो करेंगे वह करेंगे हर का, ठीक है। रेड पेन से लिख रहे हैं आंसर आप अपने। ही टोल्ड सीता टू लेंड हिम हर सॉरी हर पेन फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। ही टोल्ड सीता टू लेंड हिम हर पेन फॉर अ मोमेंट, फुल स्टॉप। ही टोल्ड सीता टू लेंड हिम हर फॉर अ मोमेंट, ही टोल्ड सीता टू लेंड हिम हर पेन फॉर अ मोमेंट, फुल स्टॉप से सेंटेंस हमारा एंड होता। ही है तो ही लिखें और उसके बाद सेड है, क्या है जी? सेड, डू एज आई से, जैसे मैं कहता हूं वैसे आप करिए, एडवाइस हो सकता है जी। तो एडवाइज, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसको लेना है? मी को। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज आई, तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो जिस केस में है तो ही। और उसके बाद से है, से है, आई से है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसको किस में चेंज कर देना? पास्ट इंडेफिनिट। ही सेड, फुल स्टॉप। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही सेड, जैसा उसने कहा वैसा ही मुझे करना है। नेक्स्ट सेंटेंस भी है, ही का ही लिखें, सेड है, सेड, ही सेड राम स्विच ऑफ द टीवी। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्प्लिट करके दिया है जी, कॉमा लगा करके, तो यहाँ पर इस बात को ही सेड राम, राम को उसने कहा कि स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ कर देना है टीवी को। तो ही सेड है तो ऑर्डर भी दे सकते हैं या फिर जनरली रूप से भी कह सकते हैं। तो ही ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया जी? ही ऑर्डर्ड राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, स्विच है तो लिखेंगे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करना है, किस चीज़ को ऑफ करना है? टीवी को, स्विच ऑफ द टीवी। ही ऑर्डर्ड राम टू स्विच ऑफ द टीवी, ही ऑर्डर्ड राम टू स्विच, यहाँ पर टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते थे, राम टू स्विच ऑफ द टीवी, जनरल सी बात समझ में आया। द है तो लिखेंगे द, डॉक्टर है तो लिखेंगे डॉक्टर,
और सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आपको मेडिसिन टाइम पर लेना है, तो यह क्या ऑर्डर दे सकते हैं या फिर एडवाइस हो सकता है? क्या हो सकता है जी बताइए आप? एडवाइस ही होगा, डॉक्टर साहब एडवाइस दे रहे हैं। तो द डॉक्टर सेड टू को किस में चेंज करेंगे? एडवाइज में। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू का इस्तेमाल करेंगे, टू टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम। फुल स्टॉप से सेंटेंस हमारा एंड होता है। तो द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, ये डायरेक्ट हुआ, और द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ये इनडायरेक्ट हुआ। माई सन सेड टू मी प्लीज बाय मी अ कोट, अब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि एक कोट खरीद ही दीजिए। तो माई सन है तो लिखेंगे माई सन, माई सन, और सेड टू को हम किस में चेंज करें? तो ये प्लीज बढ़ाकर चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि इसको रिक्वेस्ट में चेंज कर दीजिए। माई सन रिक्वेस्टेड, माई सन, माई सन रिक्वेस्टेड मी, माई सन रिक्वेस्टेड मी, माई सन, माई सन रिक्वेस्टेड मी, माई सन रिक्वेस्टेड मी, माई सन रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो टू का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद बाई है तो बाई, प्लीज को तो हटा ही देना है प्लीज या काइंडली को, वाई, और मी है जी, तो मी सब्जेक्ट के अनुसार, माई सन है तो माई सन है तो ही का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लगेंगे तो हिम, तो हिम, अ कोट है तो अ कोट लिखेंगे। सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप से एंड। माई सन रिक्वेस्टेड मी टू हिम टू बाई हिम अ कोट। ये सेंटेंसेज आपको यहाँ पर 5 से 6 सेंटेंसेज को प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको बात समझ में आया होगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। चीज़ों को बिल्कुल स्लो मोशन में समझने का प्रयास करें, दैट मीन्स कि आप पढ़ें और उसके बाद देखें कि कहाँ पर क्या परिवर्तन किया गया है, चेंजेस करना। ऑब्जर्वेशन से ही व्यक्ति जो है ना जी ज़्यादा सीखता है, ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज है हमारे पास, सी सेड टू मी हैव अ कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंसेज है इसको आप बनाइए, क्या बना पाएंगे? वीडियो को पॉज करें और रोकें। चलिए, यहाँ पर हैव शुरू में है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव ही है, क्योंकि सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। यहाँ पर हैव जो है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना करके मेन वर्ब के रूप में स्टार्ट हुआ जी, कि हैव अ कप ऑफ टी, कि एक कप चाय आपको पीना है, ठीक है जी, एक कप चाय पी लीजिए, ठीक है। तो सी सेड टू मी, तो सी का तो सी ही लिखेंगे, ही नहीं करना है, और सेड टू के जगह पर क्या लिखना है जी? सेड टू के जगह पर क्या लिखना है? सी सेड टू मी हैव अ कप ऑफ टी, तो सी सेड टू मी, सेड टू के जगह पर हम टोल्ड लिख सकते हैं, या फिर आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, या ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर क्या करिएगा? किसी को चाय पीने का मन है तो पिएगा, नहीं पिएगा तो नहीं, तो एडवाइज कर सकते हैं आप, ही एडवाइज्ड, तो ही टोल्ड भी हो सकता है, ही एडवाइज भी होता है। सी एडवाइज्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखेंगे टू हैव अ कप ऑफ टी, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है, तो हैव का हैव भी लिखेंगे, हैव अ कप ऑफ टी है तो टी, सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है। सी टोल्ड या एडवाइज्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ तक बात समझ में आया? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस वाली बातें था। और अब थोड़ा सा बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें इम्फैटिक है। ऐसे इम्फैटिक में होता है कि डू, डज या फिर डिड का इस्तेमाल जब हम करते हैं किसी मेन वर्ब से पहले, तो वह इम्फैटिक का काम करता है। किसका काम करता है जी? इम्फैटिक का काम करता है। डू, डज या डिड, जनरली जो है डू का, डज का या डिड का इस्तेमाल जो है हम लोग या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डू, डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में करें या इंट्रोगेटिव में करें। डिड का इस्तेमाल या तो पास्ट के नेगेटिव में करें या तो इंट्रोगेटिव में करें। जनरल यूजेज यही है। लेकिन डू, डज या डिड का इस्तेमाल हम इम्फैटिक के लिए भी करते हैं, किसी भी सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए भी करते हैं, फोर्स डालने के लिए भी करते हैं कि चलो आना नहीं है, जरूर आना है, प्लीज कम नहीं, डू प्लीज कम, मतलब जरूर से जरूर आइएगा। तो इस चीज को लेकर के जैसे सेंटेंसेज आपके सामने लिखा गया है कि ही सेड टू मी डू कम टुमारो, ही सेड टू मी डू कम टुमारो, ही सेड टू मी डू कम टुमारो, तो ही को ही लिखना है और सेड टू को किस में चेंज करना है? तो ही डू कम टुमारो। अब कह रहा है, जोड़ देने के लिए कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो ये रिक्वेस्ट करेगा आप किसी सामने वाले पर्सन से। तो ही रिक्वेस्टेड मी, और उसके बाद ये जो डू जो देख रहे हैं इम्फैटिक डालने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मेन वर्ब है जी, ये मेन वर्ब है, और ये टाइमिंग एडवर्ब ऑफ टाइम है,
कि कल कब आना है तो कल आइएगा, लेकिन ये डू मेन वर्ब से पहले आकर उसको जोड़ देने के लिए जरूर आइएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी, तो यहाँ पर जो इम्फैटिक चीज़ें हैं इसको आप रिमूव कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? रिमूव कर दीजिएगा डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी टू कम, टुमारो को क्या होगा? द नेक्स्ट डे, सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। ही का ही लिखेंगे, सेड टू के जगह पर डू सिंग इट अगेन। अब एक बार आपने गाना गाया किसी सामने वाले को या फिर जो आपके पास जो लिसनर है, ऑडियंस है, उसको बड़ा अच्छा लगा, करा एक रिक्वेस्ट करा वंस मोर एक बार कम से कम कर लीजिए, तो उसी चीज़ को करा डू सिंग इट अगेन, फिर से इसको गाइए। तो ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड मी और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू। अब इसमें फंस नहीं जाना है आप लोगों को कि हर बार रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं क्या। अरे रिक्वेस्ट के जगह पर आप टोल्ड भी कर सकते हैं। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है और इससे पहले यह जोड़दार सेंटेंस को इम्फैटिक करने के लिए आ रहा है, तो इस चीज़ को रिमूव कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग है तो सिंग, इट अगेन है तो अगेन फुल स्टॉप। ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग इट अगेन, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग इट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई सेड टू हर डू हैव पेशेंस, तो आई का आई ही लिखेंगे और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति से यह अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें या फिर एडवाइस दे रहे हैं कि पेशेंस रखिए। पेशेंस, बिना पेशेंस के कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते हैं। आप चीज़ों को ग्रोथ करें, डेवलप करें, सब कुछ करें, लेकिन आप अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखें। जब तक पेशेंस आपके अंदर नहीं रहेगा, जब तक आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाइएगा। तो आई का आई ही लिखें और सेड टू के जगह पर क्या लिखेंगे जी? तो एडवाइज कर रहे हैं कि इस पर एडवाइज का सेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आई एडवाइज्ड हर और उसके बाद हैव पेशेंस, ये मेन वर्ब ग्रुप में आया है और ये डू जो है इम्फैटिक डालने के लिए है, तो इस चीज़ को हटाएंगे। तो आई एडवाइज हिम टू हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए। ठीक है, आई एडवाइज्ड हर टू हैव पेशेंस, आई एडवाइज्ड हर टू हैव पेशेंस, आई एडवाइज हर टू हैव पेशेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही सेड टू मी डू दिस एट वंस। अब यहाँ भी सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं डू से स्टार्ट, लेकिन इस बार ये इम्फैटिक डालने के लिए नहीं आया है क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यह मेन वर्ब के रूप में ही आया है। अगर मेन वर्ब के रूप में आता है तो इस चीज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं जी। तो ही का ही लिखें और सेड टू के जगह पर डू दिस एट वंस, कि इसको एक बार करिए। तो सामने वाले से एडवाइज भी दे सकते हैं या फिर ऑर्डर भी दे सकते हैं। ही एडवाइज्ड या फिर ऑर्डर का सेंस आपको लग रहा है तो ऑर्डर्ड, तो ही एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड और मी और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड के जो कॉमा की जगह पर टू, और इस बार डू को हटाना नहीं है, डू ही मेन वर्ब है तो डू। दिस है तो इसको किस में चेंज करेंगे? दैट, और उसके बाद एट वंस है तो एट वंस फुल स्टॉप। ही एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड मी टू डू दैट एट वंस, की एक बार जरूर करिए। ठीक है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग स्टार्टिंग विद डू, जो डू से सेंटेंस स्टार्ट था उसके बारे में भी समझनी है कि अगर मेन वर्ब के पहले डू आता है तो वह इम्फैटिक का काम करता है, तब उसको सेंटेंस इनडायरेक्ट में हटा देना है। और इसमें क्या करना है जी कि अगर मेन वर्ब के रूप में आया है तो डू को रहने देना है। बस यह छोटी सी बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की बातों को चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जर्व करने वाली बात यह था कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में, एडवाइज में, रिक्वेस्ट में चेंज कर देना है और प्लीज या काइंडली रहेगा तो उसको हटा देना है, ओमिट कर देना है। और दूसरी बात यह था कि सेंटेंसेज को हमेशा सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो असर्टिव सेंटेंस में ही बदलना है। और तीसरी बात है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमको किसका इस्तेमाल करना था? तो इस्तेमाल करना था टू का, या फिर नेगेटिव है तो नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे के पेज लेते हैं और देखते हैं। ये आगे के पेज है, करेक्ट डू व्हाट एवर यू लाइक। तो आगे उसी से इंपरेटिव सेंटेंस ही है कि डू व्हाट एवर यू लाइक। फिर से यहाँ पर डू है और डू के बाद कहीं पर मेन वर्ब है क्या? नहीं है, तो यही मेन वर्ब है। तो सी का सी ही लिखें, जो आपकी इच्छा है वही करो, अब क्या ही बोलें। तो सी आस्क्ड है तो सी टोल्ड लिखेंगे, सी टोल्ड अस, सॉरी अस है तो अस ही लिखें, अस है जी, अस सी टोल्ड अस या फिर सी एडवाइज्ड अस भी हो सकता है, जैसा आपको है वैसा आप करिए। सी टोल्ड अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिखेंगे टू और उसके बाद डू है जी। तो डू मेन वर्ब के रूप में है तो इस चीज़ को आप रहने दें।
तो सी टोल्ड अस टू डू वाट एवर है तो वाट एवर जो मन है आपको, वाट एवर यू है तो सेकंड पर्सन अस के अनुसार, तो यू का अस का सब्जेक्टिव फॉर्मेट बी होगा, वी और उसके बाद लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। प्रेजेंट इन्फिनिटिव को पास्ट इन्फिनिटिव में लेके जाना, इसमें तो चेंज करना ही है। सी टोल्ड अस टू डू वाट एवर वी लाइक्ड, जो सी टोल्ड अस टू डू वाट एवर वी लाइक्ड, जो पसंद है वो हमको करना है, करिए, ठीक है। ही टोल्ड मी डोंट शॉट इन द क्लास, तो ही का ही, अब देखिए कह रहा है कि ऑर्डर भी दे सकता है टीचर की ज्यादा क्लास में चलाना नहीं, तो ही ऑर्डर्ड मी और डोंट है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर टू के जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे, बोले कि टू को साथ में रखना है तो टी को साथ में रखना है तो नॉट टू, और उसके बाद शॉट है तो शॉट, इन द क्लास है तो इन द क्लास। हाँ, अच्छा परीक्षा में पूछने वाला बात यह है कि कई बार जो है नॉट टू के जगह पर हम केवल टू का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डोंट से सेंटेंस शुरू रहता है, वह तब करते हैं जब हम यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब उसको चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर के रूप में नहीं, उसको फॉरवर्ड के रूप में चेंज करते हैं, फॉरवर्ड, ठीक है जी, फॉरवर्ड। ही फॉरवर्ड का मतलब मना करना है, अब शुरू में ही मना कर रहे हैं तो फिर से किस चीज़ को मना कर रहे हैं, ही ऑर्डर्ड मी, ये नेगेटिव है जी, तो नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाता, तो इसलिए हम ही फॉरवर्ड मी टू लिखेंगे, और उसके बाद बाकी जो है क्या था कि शॉट इन द क्लास, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऑप्शन में आपको फॉरवर्ड देखने को मिल रहा है तो नॉट टू नहीं देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट टू नहीं, फॉरवर्ड के साथ टू ही देखने को मिलेगा, नेगेटिव एक साथ नहीं रह सकता है, इस प्रकार का सेंटेंस है में, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रन, तो ही फॉरवर्ड से बनाते हैं, तो ही फॉरवर्ड और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही होगा, ही फॉरवर्ड किसको, डोंट मेक टू मच नॉइज, किसको जी, चिल्ड्रन को बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर छिपा हुआ है, कई बार चीज़ों को इधर उधर करके जान के सेंटेंस में दिया जाता है ताकि स्टूडेंट जो कंफ्यूज है या फिर चीज़ों को समझ नहीं पाए। तो ही फॉरवर्ड किसको फॉरवर्ड किया, चिल्ड्रन को, तो चिल्ड्रन यहाँ पर लिख रहे हैं चिल्ड्रन, ही फॉरवर्ड चिल्ड्रन, और उसके बाद नॉट टू लिखें कि टू लिखें, डोंट है, बताइए। नॉट टू तब लिखते हैं जब यहाँ पर फॉरवर्ड ना लिख करके हम यहाँ पर ऑर्डर्ड लिखते, ठीक है, या एडवाइज लिखते, ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड लिख दें तो नॉट टू की आवश्यकता नहीं है, केवल टू की आवश्यकता है, ही फॉरवर्ड चिल्ड्रन टू, और उसके बाद मेक टू मच नॉइज, फुल स्टॉप सेंड होगा, ही फॉरवर्ड चिल्ड्रन टू मेक टू मच नॉइज, ओके। यहाँ पर टू का कॉम्बिनेशन भी आप देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कि डोंट ड्राइव टू फास्ट सी सेड, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस को डोंट ड्राइव रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दिया है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला वो बाद में लिखा, सेंटेंसेज को इधर उधर बीच में, रिपोर्टिंग वर्ब कभी शुरू में, जनरली शुरू में रहता है, कई बार बीच में, कई बार लास्ट में सेंटेंसेज। जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाइएगा तो और भी आपको बेहतर चीज़ों को समझाया जाएगा, या फिर और भी चीज़ें जो है बेहतर आप समझ पाइएगा, धीरे धीरे चीज़ों को लर्न कर पाइएगा। तो डोंट ड्राइव टू फास्ट, तो सी सेड, तो सी है तो सी लिखेंगे, सी एडवाइज, अब ये व्यक्ति को एडवाइज ही दे सकते हैं, सी एडवाइज्ड, और किसको एडवाइज, तो मी, कोई नहीं है तो मी, सी एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट, सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है, सी एडवाइज मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। यहाँ तक चीज़ें केवल और केवल इंपरेटिव ही था, इंपरेटिव में हम लोग डोंट वाला भी देख लिए, इम्फैटिक वाला भी देख लिए, और जनरली भी देख लिए। इंपरेटिव में तीनों प्रकार की चीज़ों को आप देख लें, इंपरेटिव सेंटेंसेज को आपको बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो हम आगे, हमारे पास दो प्रकार का और भी सेंटेंसेज है, एक है एक्सक्लेमेटरी और एक है ऑप्टेटिव, इन दोनों को हम डील कर लेते हैं तो आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली होता क्या, इंपरेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइज्ड, वार्निंग, प्रोहिबिशंस, इस प्रकार की बातें होता था, उसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या बात होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में बात होता है अभिशाप का, किसी को श्राप दे रहे हैं ना, कहते हैं कि आओ तुमको हम श्राप देते हैं कि तुम मर जाओगे, आओ तुमको हम श्राप देते हैं कि तुम आगे जीवन में नहीं बढ़ोगे, इस प्रकार की चीजें
कि तुम्हारी सारी विद्या नाश हो जाए। पहले महाभारत देखते होंगे, रामायण देखते हैं, तो उसमें श्राप का बड़ा रोल रहता था कि कहीं संत महात्मा गुस्सा देंगे तो श्राप दे देंगे, और श्राप देने के बाद कोई आशीर्वाद भी देते हैं। तो आशीर्वाद की बात करें, अभिशाप की बात करें, या फिर किसी आपके मन में किसी को लेकर के प्रार्थना है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मन में यह इच्छा है कि आप जीवन में तरक्की कर जाएं, तो आप जो भी आपके मन अंदर में जो विशेष है, जैसे किसी को विश करते हैं, आप विश करते हैं कि भगवान से आप प्रेयर करते हैं कि आप मुझे महान बनाएं, बेहतर करें, हम जीवन में जो भी करें बेहतर करें, हम इस संसार को सुंदर बनाने में योगदान दें, हमारी वजह से संसार जो है वो वह दुखमय ना हो। इस प्रकार की चीज़ें जो भी है कर्ज के रूप में दें, अभिशाप के रूप में दें, आशीर्वाद के रूप में दें, आप अपना इच्छा प्रकट करके दे रहे हैं, प्रार्थना करके दे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का बात हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू करते हैं। तो अगर इन सब बातों को बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब से ही। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेज इनटू, इसको किस में परिवर्तन करना है जी? तो इसको परिवर्तन करना, अगर अभिशाप है तो कर्स, अगर आशीर्वाद है तो ब्लेस, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए तो प्रे, और आपको जो विश कर रहे हैं किसी को विश कर रहे हैं तो विश का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है जी? कर्स में, ब्लेस में, प्रे में, या फिर विश में चेंज करना है। और बाकी एज यूजुअल केवल इंपरेटिव सेंटेंस में जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू का इस्तेमाल कर रहे थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता था क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी प्रकार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आने वाला है उसमें भी दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज अगर रहे, अर्थात इस प्रकार की सेंटेंसेज रहेगा, इंपोर्टेटिव सेंटेंस में भी इस प्रकार की सिंबल देखने को मिलेगा, तो उसको असर्टिव में बदलिएगा, असर्टिव में बदल करके अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क जो है किस में चेंज होगा जी? फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखे गए और हम बनाने का प्रयास करते हैं, बाकी कुछ सारा यूज एज यूजुअल है, बाकी सारा नियम जैसे पहले अप्लाई हो रहा था अभी भी अप्लाई होगा। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अब सामने वाले को आप आशीर्वाद दे चाह रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु भवः, बहुत लंबे समय तक जिए जी। ऐसा हमारे साधु महात्मा जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान लोग हुआ करते तो वैसे ही बोलते थे। ठीक है, दीर्घायु भवः, आयुष्मान भवः, इस प्रकार की चीजें बोला करते थे। तो ही का ही, और उसके बाद सेड टू के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करें जी? तो यह ब्लेसिंग है, किसी को आप ब्लेस कर रहे हैं तो ही ब्लेस्ड, क्या लिखेंगे? ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या इसका इस्तेमाल करेंगे? तो इस बार दैट का इस्तेमाल करना है। तो ही ब्लेस्ड मी दैट, ही ब्लेस्ड मी दैट मे यू लिव लॉन्ग, तो हमें यू पर जाना है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो आई, तो आई, मे का पास्ट फॉर्मेट क्या होता है जी? तो माइट, और लिव है तो लिव, लॉन्ग है तो लॉन्ग, फुल स्टॉप से सेंटेंस इन हो गया। ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, बात समझ में आया आपको? तो माई फादर है तो माई फादर ही लिखेंगे, माई फादर को माई मदर नहीं करना है। सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? मे यू गेट सक्सेस, अब सामने वाला इच्छा, आपका इच्छा है कि सामने वाला इंसान जीवन में तरक्की कर जाए, विश कर रहे हैं, चलो हम विश करेंगे तो जीवन में तरक्की कर जाओ। तो माई फादर विश्ड, माई फादर विश्ड, माई फादर विश्ड, या फिर माई फादर ब्लेस्ड, या फिर क्या होगा? ब्लेस्ड, माई फादर विश्ड या माई फादर ब्लेस्ड मी दैट यू सेकेंड पर्सन, तो आई, और उसके बाद मे का क्या हो जाएगा जी? माइट, आई माइट गेट सक्सेस है तो सक्सेस ही लिखेंगे, सेंटेंस फुल स्टॉप से इन कर देंगे। माई फादर विश्ड या ब्लेस्ड मी दैट आई माइट सक्सेज, आई माइट गेट सक्सेज, सॉरी गेट है तो गेट सक्सेज, गेट सक्सेज। क्या यह बात आपको समझने में कहीं पर कोई तकलीफ है, कहीं पर कोई डाउट है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्लीज आस्क मी थ्रू द कमेंट। ओके जी, तो आगे के सेंटेंस, आगे के पेज हमको लेते हैं, और ये सेंटेंस आपको समझने में कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके इस चीज़ों को पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। जब तक बताइएगा नहीं, जब तक आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा नहीं। बाकी हम अपने तरफ से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप जो है, आपके सामने जो भी चीज़ें लाया जाए उसको हम पहले ही इतना समझा दें कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। बाकी पेशेंस के साथ आपको सुनना है और समझना है। अगला सेंटेंस हमारा है, इसको दो बना लेते हैं। एक और सेंटेंस है कि ही सेड टू हर मे यू डाई। अब देखो, किसी व्यक्ति को मारने लगी कह रहा है जी, तो इससे आशीर्वाद हो सकता है क्या? विष हो सकता है क्या? यह जो है
सामने वाला को कर्स ही देना चाह रहा है, चलो दुश्मनी होगा। ही का ही सेड टू को जगह पर क्या लिखेंगे, कर्स्ड। तो ही कर्स्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखेंगे दैट यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हर, सी के अनुसार सी, और उसके बाद मे का क्या हो जाएगा जी, माइट, सी माइट, और उसके बाद डाई है तो डाई, चलो मार ही दीजिए, अब क्या करिएगा, आजकल के लोग ज़्यादा मारना ही चाहते हैं। तो ही कर्स्ड हर दैट सी माइट डाई, ओके। यह बात आपको समझ में आ गया है। तो हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेज वाले जो डायरेक्ट स्पीच था उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना भी कंप्लीट कर लिया है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया बात? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा वीडियो हमारा थोड़ा लॉन्ग भी हो रहा होगा, इस बात को हम गेस कर पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें हमको ज़्यादा डील करना है। तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखा ही रहे हैं, आपको केवल बकवास में चीज़ों में नहीं लगाएं, टू द पॉइंट ही बात करने का बात करते हैं कि हम ज़्यादा इधर उधर की बात ना करें और टू द पॉइंट ही बात करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रकार का हमारे पास जो सेंटेंस है वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। किस प्रकार का सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और यह लास्ट सेंटेंस है जो हमारे पास, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू करने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेज इनटू, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है जी? तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो एक्सक्लेम विद ये कॉमन वर्ड है, एक्सक्लेम विद, इसको करेंगे एक्सक्लेम्ड। अगर पास्ट में लेकर जाएंगे बात सेड वाला रहेगा तो क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड कर देंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय मतलब हर्ष या खुशी की बात रहेगा। तब यह पता कैसे चलेगा जॉय की बात? तो ये आपको पता चलेगा, ये वर्ड जो आप देख पा रहे हैं हुर्रे वाला शब्द सुने होंगे, हुर्रे, सौरो से, ये सौरो ये वाला वर्ड आपको कब दिखाई देगा? जब आपको अल्लास नजर आए वर्ड में, अल्लास, कि ये अल्लास वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब दुख की बात कर रहा है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सौरो जब दुख या शोक की बात करें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या आश्चर्य या निश्चय की बात करें, कुछ एकदम बिल्कुल ताज्जुब देख ले। क्रोध की बात करें, एंगर की बात करें तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर। कंटेम्प्ट घृणा, किसी को देख करके तिरस्कार या घृणा आता है, किसी को देख करके घृणा आता है। एप्लॉजेज, सामने वाले को आप प्रशंसा करना चाहते हैं जी, तो एप्लॉजेज का प्रयोग करेंगे। रिग्रेट, पश्चाताप या अफसोस किस चीज को लेकर के होता है, तो जिस प्रकार का सेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे। रिग्रेट का इस्तेमाल तब करेंगे जब सेंटेंस से हमें पता चले कि उसमें सेंटेंस में अफसोस या पश्चाताप की बात किया जा रहा है। एप्लॉज का इस्तेमाल तब करेंगे जब सेंटेंस में किसी सामने वाले को हम प्रशंसा करना चाह रहे हैं। कंटेम्प्ट जब तिरस्कार या घृणा की बात करें, एंगर जब क्रोध की बात करें, सरप्राइज जब आश्चर्य या निश्चय की बात करें, सौरो जब दुख या शोक की बात करें। ये वर्ड आपको इस्तेमाल रखना, हुर्रे और अल्लास वर्ड, ठीक है जी। तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर बोलने कि बाकी सारा सेंटेंस जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का इस्तेमाल करना। आह, ओह, अल्लास, इस प्रकार की चीजें। ये ओह वर्ड जो देख रहे हैं यही आपको सरप्राइज की ओर लेके जाएगा। किसको लेकर के जाएगा? सरप्राइज की ओर लेकर के जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो उसको असर्टिव में बदल देना। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो रहेगा उसको किस में चेंज कर देना है? फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। यह बात आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे की बातों को आप स्क्रीनशॉट मार करके वीडियो को कंसाइज में आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चीज़ों को एकदम लिखें, आप प्रैक्टिस में लाएं चीज़ों को, आप ठहरना नहीं है। हर दिन हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहना है। ये 1 घंटा ये कर लें, 1 घंटा ये कर लें, हम चेंज कर करके जब एक ही चीज़ को जब करते रहिएगा तो कई बार आप बोरिंग फील भी कर सकते हैं या फिर उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। हो सकता है कि दिन भर लेके पढ़ रहे हैं इंग्लिश, आउटपुट निकालने की जब बारी है, इनपुट दे रहे हैं, पूरा किताब लेकर बैठे हैं, फिर बाद में पता चला कि आज हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो आपके सामने नजर आएगा कि अरे ये सब तो हम पहले ही थे। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है, हर एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि चलो इतना टाइम ही देना है और इतना टाइम में हमारा आउटपुट निकलना चाहिए। केवल इनपुट पर ध्यान ना दें, इनपुट करने के बाद आपको आउटपुट क्या रहा है इस बात पर विशेष फोकस होना चाहिए। आउटपुट हर एक सब्जेक्ट को लेकर के ऐसा बोला जा रहा है, केवल अपने सब्जेक्ट को लेकर के हम नहीं बोलते हैं। हम अपने ऑफलाइन क्लासेज में इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस बात पर ज़्यादा ध्यान दें, और जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या फिर जो सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है तो उस चीज़ को आप थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं, इसमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो सेंटेंसेज है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, ये सेंटेंसेज देखिए, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में पहले बनाने के लिए आपको आना चाहिए कि किस प्रकार का परिवर्तन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, किसी गर्ल को देख करके आपके मन में ये एक्सप्रेशन आता है कि सामने वाला लड़की बड़ा सुंदर है और बहुत सुंदर है, तो आप देख करके मन में बोलते हैं, विचार आपके मन में आता है कि कितना सुंदर यह लड़की है, कितना सुंदर वह लड़की है।
तो फिर उसी चीज को बोलते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो इसको असर्टिव जनरल चीज में आप इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप कहना चाह रहे होंगे कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। कहने का मतलब तो यही है कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की, इसलिए ना बोल रहे हैं जी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, उसी को जो है चेंज कर करके ट्रांसफॉर्म करके इसको असर्टिव में बोल रहे हैं। यहाँ पर देखें व्हाट अ प्लेस इट इज, किसी प्लेस पर आप घूमने के लिए गए हैं और देख करके लग रहा है कि कितना सुंदर यह एकदम स्थान है जी, तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि इट इज है तो इट इज अ फाइन प्लेस, इट इज अ फाइन प्लेस, या इट इज अ वेरी फाइन प्लेस, इट इज अ वेरी फाइन प्लेस भी बोल सकते हैं। इट इज अ वेरी फाइन प्लेस, बहुत सुंदर स्थान है, फाइन मतलब अच्छा सुंदर। इट इज अ वेरी फाइन प्लेस, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस भी बोल सकते हैं। ये आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग, वेरी वर्ड आपको ज्यादा प्रयोग करना है, वेरी फाइन, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तभी ना आपके मन में यह बेचाएगा कि कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट अ फूल आई वाज, मैं कितना बड़ा मूर्ख था जी। ये अपने आप पर आश्चर्य कर रहा है इस बात को लेकर के कि कितना बड़ा मूर्ख था। तो आई वाज, इसका कहने का मतलब आई वाज ए बिग फूल, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। आई वाज ए बिग फूल, स्मॉल फूल होगा कि बिग फूल, तो बिग फूल होगा क्योंकि आप बहुत बड़े मूर्ख रहे। अब इस चीज को रिग्रेट कर पा रहा है कि कितना बड़ा मैं मूर्ख था कि मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, डिडंट गेट द थिंग। तो आप चीजों को अगर आप समझ नहीं पाए तो इस चीज को लेकर के रिग्रेट है। तो आई वाज ए बिग फूल। तो हाउ फास्ट द बेबी रन्स, हाउ फास्ट द बेबी रन्स, हाउ फास्ट द बेबी रन्स। तो यहाँ पर द बेबी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। द बेबी रन्स वेरी फास्ट, द बेबी रन्स वेरी फास्ट हो गया, ये सेंटेंस असर्टिव में हो गया। तो ये 4 सेंटेंस आपको इसलिए लिखें कि यहाँ पर डायरेक्ट जो है चीज़ों को अगर हम कर रहे होता है कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में इस प्रकार की चेंजेस होता है, तो आपके मन में यह किसी प्रकार का डाउट ना आए, आप डायरेक्ट चीज़ों को समझ पाए कि अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब एक्सक्लेमेटरी रहता है तो उसको असर्टिव में इस प्रकार का चेंजेस करने को मिलता है। तो आप यहाँ पर चीज़ों को बनाएं। ही है तो ही सेड अल्लास आई एम रूइंड, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ जी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो आई एम रूइंड, अल्लास आई एम रूइंड। तो अल्लास वर्ड से पता चल रहा है आपको कि सौरव की बात किया जा रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद sorrow, he exclaimed with sorrow, और अल्लाह को खत्म कर देना है जी। he exclaimed with sorrow, I है तो I किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। he exclaimed with sorrow, he I am है तो he was, और उसके बाद ruined है तो क्या हो जाएगा, ruined, फुल स्टॉप। he exclaimed with sorrow, he was ruined, he exclaimed with sorrow, he was ruined, he exclaimed with sorrow, he was ruined, he exclaimed with sorrow, he was ruined। ओके, बात समझ में आया आपको। तो द बॉय है तो द बॉय ही लिखेंगे। अब अल्लास माई कैट इज डेड, एक लड़का है जिसका बिल्ली मर गई होगी। अब इस चीज को लेकर बच्चा टेंशन में है, दुख में है। तो द बॉय exclaimed with क्या जी, exclaimed with sorrow, the boy exclaimed with sorrow, और उसके बाद माई कैट है तो माई है तो माई किसके अनुसार, द बॉय के अनुसार। तो द बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, हिज का, पजेसिव केस का। हिज कैट इज डिड है तो पास्ट फॉर्मेट लेंगे तो हिज कैट वाज डिड। ठीक है, ओके, बात समझ में आया आपको। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक है क्या, नहीं, सेड है तो पास्ट फॉर्मेट में लेके गए कि नहीं, हाँ चलिए ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट फॉर्मेट में है या पास्ट में है जी, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि हम जो है आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है जो उसको पास्ट फॉर्मेट में ही लेके जाएं। ओके, बात समझ में आया आपको। तो आगे के सेंटेंसेज को हम देख पाते हैं, आगे और कुछ है क्या, ओहो, तो ये 3 सेंटेंसेज है जिसको भी हम लोग बना ही लेते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। कहाँ से बनाए, यहाँ से, कहाँ से बनाए, चलो यहाँ से बनाते हैं। दे है तो दे ही लिखें, और उसके बाद सेड हुर्रे। अब हुर्रे वर्ड बोले थे कि हुर्रे वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब जॉय का सेंस है, एकदम बिल्कुल हुर्रे करते थे हम लोग, खेलते थे बचपन में कबड्डी, जब जीत जाते थे तो हुर्रे, मैच खेलते थे तो हुर्रे बोलते थे। दे और सामने वाला व्यक्ति बड़ा
टीज करता था, बड़ा चिढ़ता था इस बात को लेकर के। ही सेड तो ही एक्सक्लेम्ड होगा, क्या हो जाएगा जी, ही सॉरी दे है तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बी हैव वॉन द मैच, तो बी किसके अनुसार, दे के अनुसार, तो लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे हैव है तो किस फॉर्मेट में जाएगा, हैड वॉन द मैच, ठीक है। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे हैड वॉन द मैच, ओके, फुल स्टॉप से सेंटेंस नंबर 8 हो गया। अर्थात क्लेमेटिस हमने एक्सक्लेम्ड विद के साथ ध्यान रखना, बाकी तो सारा परिवर्तन ठीक है। अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्या, तो मिस्टेक हो रहा है हमसे। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ओ माय गॉड, ये तो दिक्कत है। इसके पहले वाला में दैट का इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए हैं जी, नहीं किए थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट का इस्तेमाल कर लीजिएगा जी, सॉरी, दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर सॉरी फॉर मिस्टेक, कि अगर छूट रहा होगा तो आप दैट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ओके। 2 ही सेंटेंस था, हमने क्लियर कर दिया है, तो ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, देखिए अभी वाला बात समझा है, तो ही है तो ही, और सेड, अब आश्चर्य की बात हो सकता है कि बड़ा सुंदर लड़की देखा होगा, इससे पहले उसने नहीं देखा होगा, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprised, he exclaimed with surprised, he exclaimed with surprised, he exclaimed, he सी और इज है तो इसको किस में चेंज करेंगे जी, पास्ट में, तो वाज, सी वाज a very beautiful girl, ओके। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, राम सेड व्हाट एन आइडिया, तो राम के मन में बहुत अच्छा विचार आया होगा, तो राम सेड को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना, तो राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया, बहुत एकदम सबसे हट के एकदम विचार आया होगा जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है नॉर्मल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है जो डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स और नॉर्मल थिंग्स। या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, या इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया, ओके। अब जो CW दिए थे लास्ट में उस चीज को हम मिला देते हैं, तो हम पेज नंबर चलते हैं, बैक, क्या यहीं पर था, और बैक, चलिए प्रकट हो जाइए महाराज। CW जी, CW दिए थे क्लास में अभी आपको, जिसको मिला लीजिएगा। ही सेड टू मी आर यू बिजी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ही को क्या लिखेंगे जी, ही को तो ही लिखेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे और मी लिखेंगे, और आर यू इल को क्या कर देंगे, तो यू के अनुसार आई वाज इल, देखिए सही है। दूसरा, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड, यहाँ पर वाज या वेयर था, तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करते हैं, तो हैड बीन में चेंज, तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर के बात गए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू मी, तो सी को सी ही लिखें, और आस्क्ड टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया, और मी इफ, और उसके बाद डू यू लव मी। अब डू यू लव मी से पता रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में चेंज किया, आई लव्ड हर, मी को, तो ठीक है, तीनों सेंटेंसेस आपका सही गया। तो इस प्रकार यह जो है फाइनल पार्ट था हमारा नरेशन का, इसमें हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज और प्लस जो होमवर्क दिया गया था पार्ट 2 में उस चीज को मिला गया। इसमें किसी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया गया है, फाइनल पार्ट में हम होमवर्क नहीं देते हैं, केवल चीज़ों को प्रैक्टिस करवाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, और इस चीज़ को हम आपने समझाया।
तो उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्रैक्टिस करना है एकदम हाईली जोश के साथ। ओके बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग।